प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस होता है ग्रॉस प्रॉफिट का ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच रिलेटेड ओनली नॉर्मल और रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस अपन करते हैं उसके रेगुलर और जो नॉर्मल ऑपरेशंस के द्वारा जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं अपने? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, ये सब आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है? इट एक्सक्लूड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इसमें एक्सक्लूड रहते हैं, मीन्स इंक्लूड नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंसेस विच हैव नो बियरिंग ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स, सच एज इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिवेंचर्स, इस तरीके के आइटम्स नहीं लेंगे। ये फॉर्मूला दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्वेश्चन दिया तो सिंपल इसका एक फॉर्मेट है, उसी में इस तरीके से आपको करना है। सारे आइटम्स दे दिए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, उसमें सबसे पहले आप लेस करोगे जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो लेस कर लिए तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना सिंपल, तो बना के देखना। अब अपन और ये डिफरेंस जरूर देखना, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं बैलेंस शीट के बारे में बताती हूँ। और लास्ट अपना जो स्टेटमेंट बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, जो फाइनल पोजीशन बताता है बिजनेस की, उसको बैलेंस शीट बोला जाता है। बैलेंस शीट में आप डेफिनेशन में बाटली बोल की डेफिनेशन देखो। बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड विथ अ व्यू टू कंप्यूट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ गिवन डेट। गिवन डेट पे बिजनेस की जो भी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, कंप्यूट करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, मीन्स इसमें सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखा रहता है। स्टेटमेंट होता है एक स्पेसिफिक डेट में बनता है, मीन्स अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनता है। टू साइड्स होते हैं, एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बट अ स्टेटमेंट। ये अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जिसके टू साइड्स होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ना कि डेबिट और क्रेडिट साइड। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, पर्टिकुलर डेट पे कि क्या पोजीशन है। टू और बाय का भी यूज़ इसमें नहीं किया जाता है, जैसे अपने अभी अकाउंट्स बनाते टू और बाय यूज़ करते थे उस तरीके से इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। समराइज लिस्ट होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैलेंस शीट बनाने का? नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। द मेन एम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज टू एजरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एजरटेन कर पाते हैं। नॉलेज ऑफ एसेट्स, आपके जो भी एसेट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल आपके पास कितनी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल जो है आपकी उसकी आप उसकी कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी, इसमें क्या होता है? सॉल्वेंसी मीन्स होता है आपका बिजनेस के पास कितने केपेबल पैसे हैं कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को ईजिली पैसे दे सकते हैं, आप कितने सॉल्वेंट हैं ना, ये बता सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी मीन्स पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर और पीछे जा रहा है। अपन चाहें तो अपने दूसरों के साथ भी, दूसरों के बिजनेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है, क्रेडिटेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, ये रहने दो। द एसेट्स ऑफ लायबिलिटीज आर शोन इन द पर्टिकुलर ऑर्डर इफ देयरफॉर डिजायरेबल द। अब देखो क्या क्या उसमें रहते हैं एसेट्स में। सबसे पहले अपना फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, क्लासीफाई किया इन एसेट्स को। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? वो लॉन्ग टर्म टाइम के लेते हैं। फिक्स्ड मैंने पहले बताया था, फिक्स्ड एसेट्स आर फॉर लॉन्ग टाइम्स, जो एक साल से ज़्यादा के लिए यूज़ हो। इसमें क्या आते हैं अपने? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मोटर, ये सब आते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म एसेट भी बोले जाते हैं इनको, फिक्स्ड एसेट्स को। फिर अपने आते हैं करंट और फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स। ये क्या होते हैं? ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहते हैं, जो कम से कम एक साल तक के लिए रहते हैं, जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैश। करंट एसेट्स क्या होते हैं? एक साल के अंदर, पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, स्टोर्स, अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड आर इंक्लूडेड इन इट। अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स विच आर आइदर ऑलरेडी इन कैश और
फॉर्म और आर कन्वर्टेबल इनटू कैश फॉर अ शॉर्टर टाइम एज टाइम। अब देखो लिक्विड एसेट उसको बोला जाता है जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है या फिर जल्दी से जल्दी वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, जैसे कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, BR है, ये सब प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना नॉमिनल और फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है, दीज आर द एसेट्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन टेंजिबल फॉर्म। टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना। पर फिक्टिशियस एसेट वो होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी सी टच। दीज एसेट्स आर जस्ट फॉर नेम सेक, नाम के होते हैं सिर्फ। In reality, these are not assets at all. We call them assets just because they appear on the sale side of is asset side of the balance sheet में appear होते हैं, इसलिए assets उनको बोला जाता है। जैसे कि fictitious assets में क्या क्या आता है, गुडविल, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक, अब उसी तरह मैं अपने आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में बता दें, ठीक है ना। अब लाइबिलिटीज़ भी उसी तरह के होते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटी, करंट और कंटिजेंट लाइबिलिटी। पहले कंटिजेंट एसेट बता दी थी, एक टॉपिक बच गया था ना। दीज आर नॉट द एसेट्स ऑफ बिजनेस बट कैन बिकम एन एसेट्स ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। ये एसेट्स नहीं होते पर कुछ इवेंट्स के कारण ये एसेट्स बन जाते हैं। दीज एसेट्स हैव नो प्रेजेंट वैल्यू एंड हेंस दीज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। इनको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। इफ दे बिकम एन एसेट्स ऑन द हैपनिंग ऑफ द सम इवेंट देन दे आर शोन इन द बैलेंस शीट। अगर किसी रीजन के कारण ये हो गए तब इनको शो किया जाता है, जैसे रिफंडेबल एक्सेस प्रॉफिट टैक्स, जैसे आपने टैक्स पे किया था उसमें से कुछ टैक्स पर आपको रिफंड हो गया तो, ठीक है ना। और फिक्स्ड एज लाइबिलिटी में वही लाइबिलिटीज आर फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड्स मोर देन 1 ईयर, उसको फिक्स्ड लाइबिलिटीज बोला जाता है। करंट लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज विच आर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड। इंक्रीज और डिक्रीज इन बिजनेस ऑपरेशन, मतलब बिजनेस का ऑपरेशन से इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, जैसे बैंक ओवर ड्राफ्ट है, क्रेडिटर से बिल रिसीवेबल है, ये सब। और कंटिजेंट लाइबिलिटी में क्या होता है, दीज आर द लाइबिलिटीज विच आर पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ सम। अब यही है, जैसे एसेट था, कुछ हैपनिंग की वजह से एसेट्स आ जाते हैं, तो उसी तरह से कुछ पेमेंट करने की वजह से, कुछ इवेंट की वजह से ये लाइबिलिटी अपीयर हो जाती है। इन अदर वर्ड्स पेमेंट सर्टेनली आपने पेमेंट करना है, तो एग्जांपल बिल डिस्काउंटेड, एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी गारंटीड, इस सब तरीके से, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट का एक फार्मूला होता है, बैलेंस शीट एज ऑन लिखना पड़ता है, डेट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ आपने क्या क्या लेना है। ये देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, और अगर कोई रिजर्व है तो उसमें से माइनस करके, क्लोजिंग स्टॉक, स्टोर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, गुडविल, पेटेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। अब देखो एक्सपेंसेस प्रीपेड क्यों लिया, क्योंकि आपने जो एक्सपेंसेस को पहले ही पे कर दिया है, अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए वो एसेट्स है। उसी तरह अक्रूड इनकम क्या होते हैं, अर्न बट नॉट गेन, आप उसको कमा चुके पर आपको अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होगा, मिलना है, मिला नहीं है, एसेट्स होते हैं। अब लाइबिलिटी साइड क्या आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बिल्स पेबल, लोन, क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम इन एडवांस, जनरल एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्यों बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या आउटस्टैंडिंग है, मीन्स बकाया है, आपको देने हैं, अभी नहीं दिए तो बाद में तो देने ही पड़ेंगे, तो आपके लिए कर्ज है क्योंकि देना ही है, इसलिए। फिर कैपिटल में आप ऐड करोगे नेट प्रॉफिट और लेस करोगे कोई ड्राइंग है तो, ठीक है। फिर आप दोनों साइड का टोटल करोगे, आपकी बैलेंस शीट बराबर आ गई तो समझ जाना आपने सही बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको उसका क्वेश्चन बताती हूँ। देखो डिफरेंस है बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस का, ये आप ज़रूर देखना। डिफरेंसेस में 5 डिफरेंसेस कर लेना, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितने भी डिफरेंस हुए सब करके देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं क्वेश्चन करके बताया, तो मैं आपको पीछे क्वेश्चन डायरेक्ट करके बताती हूँ, ठीक है ना। बैलेंस शीट का क्वेश्चन ये रहा, एक ही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 7, बैलेंस शीट एज ऑन लिखा जाता है इसमें, 31 मार्च 2017 को बनाएंगे, ठीक है। इधर पे अपना लाइबिलिटी आता है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब इसमें से जो जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, अपन उसको लिखते जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स हैं तो वो लाइबिलिटीज होती हैं, क्रेडिटर्स कितना है 8000, डेटर्स इधर आएंगे,
अब देखो इसमें टू और बाय अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं। डेटर्स हैं अपने 12,000, बिल्स पेबल 2,000, कैश बैलेंस, एसेट्स होते हैं 3,000, फर्नीचर 1,500, कैपिटल बाद में लेंगे, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक भी इधर आता है क्योंकि एसेट्स है। जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है उसको अगले साल अपन यूज़ करेंगे, फेक थोड़ी देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,000। फिर है बिल रिसीवेबल भी इधर ही आएगा, बिल रिसीवेबल है 3,000, लोन है 5,000, ड्राइंग बाद में लेंगे। बिल्डिंग है आपकी 50,000 की, मशीनरी 30,000। आपने फॉर्मेट रट लिया ना तो बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेंगे कैपिटल। कैपिटल कितना दिया था 75,000। उसमें अपन ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है 16,000, तो ये हो जाएगा 91,000 है। अब इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग कितना है 2,500 है ना, 2,500 है। तो कितना आएगा 0 0 10 में से 5 गया, 5 बचा 91,000 माइनस 2,500, ये अपना आ रहा है 88,500, ठीक है। अब अपन दोनों साइड का टोटल करेंगे, फिर देखेंगे आपका बैलेंस शीट टोटल बराबर आता है कि नहीं। इधर का हो गया 88,500 प्लस 5 ए 7 कितना हो गया ए 5 और 2 7,000 प्लस 8,000, तो ये अपना हो रहा है 103,500। यहाँ पे देखो 103,500 दिया है, मीन सही है। ये साइड तो सही है। अब ये साइड चेक कर लेते हैं। 12 और 3 कितना हो गया अपना 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 50 अपना हो गया 73 और 30 73,000 प्लस 30,000, ये अपना हो गया 1,03,000। ये 500 नहीं काउंट किया था तो प्लस 500 आ रहा है 103,500। तो अपना बैलेंस शीट टोटल दोनों साइड बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मीन्स आपने सही बनाया है, ठीक है ना। बहुत इजी है ये चैप्टर में, ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं करने, बस सिंपल आपको अमाउंट्स दिए, बस आपको उसको एक टेबल में चार्ट में आपको उसको फिल करना है। बस आपको फॉर्मेट अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है। अब देखो मैं वो आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ जिसमें आपको सब साथ में बनाना है, सारे अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ध्यान में रखना जब अपन साथ में बनाते हैं तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट को साथ में कंटिन्यूएशन में बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इलस्ट्रेशन बना के देखना, फिर क्वेश्चन बनाना। मैं आपको ये 17 क्वेश्चन करके बताती हूँ। फिर यहाँ पे बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2017, ठीक है। ये डेट डलिए अपनी, बना लेते हैं अपन फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, कैपिटल तो नहीं लेंगे अपन इसमें, ये बैलेंस शीट का आइटम है। ड्राइंग भी नहीं लेंगे, परचेज लेंगे। पहले ओपनिंग स्टॉक है क्या, ये देखो, हाँ ओपनिंग स्टॉक है 2। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, ओपनिंग स्टॉक 11,000
500। अब लेंगे 2 परचेज। अब देख लो रिटर्न है क्या, हाँ परचेज भी रिटर्न भी है, तो परचेज अंदर लिखेंगे। 90,400 में से माइनस करेंगे रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है 5150। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस करेंगे तो 90,400 माइनस 5150, तो ये अपना आ रहा है 85,250। ठीक है। अब सेल्स है, सेल्स लेंगे यहाँ पे बाय सेल्स। रिटर्न भी है तो सेल्स अंदर लिखेंगे। सेल्स कितना है 1,50,000। 1,50,000 लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। रिटर्न कितना है सेल्स रिटर्न 2,940। 1,50,000 माइनस 2,940, ये बना रहा है 14,7,060। ठीक, ये हो गया अपना। क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे। $10,000 दिया है, या नीचे दिया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब आपको देखना है कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वेजेस आ जाएगा। वेजेस कितना दिया है 16,320। फिर क्या आ जाएगा, परचेज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओपनिंग हो गया, वेजेस हो गया, बिल्डिंग, ये सब तो नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएगा, इंश्योरेंस एंड टैक्स भी नहीं आएगा, पोस्टेज, फर्नीचर, रेंट रिसीव, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सब नहीं आएगा। ठीक है। अब अपन निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल कर लेते हैं। तो ये अपना हो रहा है इधर का 417060 प्लस 10,000, इधर का टोटल आ रहा है 157060 में से माइनस करेंगे इधर का टोटल 11,500 माइनस 85,250 माइनस 16,320, तो अपना आ रहा है 43,990 आ रहा है ना ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे शॉर्टेज डाल देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 43,990, बड़ा टोटल है अपना 157060 1,57,000। ठीक है। अब यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अपने हेडिंग एक में ही दे दी है। तो ये डायगनली यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 43,990। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। अब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो इसमें ले लेंगे, एक्सपेंसेस और जो इनकम है। सैलरीज आ जाएगा, टू सैलरीज, सैलरीज कितनी है अपनी 5,000 है। फिर टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस है अपना 7,340। टू इंश्योरेंस एंड टैक्स, इंश्योरेंस एंड टैक्स आपका है 2,300। टू पोस्टेज एक्सपेंसेस 1,040। अब रेंट रिसीव है तो इधर आ जाएगा बाय रेंट रिसीव्ड 1,200। और ट्रेड एक्सपेंसेस तो इधर आ जाएगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1,150। और कुछ है, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। अब अपन इधर का टोटल करते हैं 4990 प्लस 2100, इधर का टोटल हो रहा है 46,090। अब उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल 5,000 माइनस 7340 माइनस 2300 माइनस 1040 माइनस 1150, तो ये अपना आ रहा है 29,620 आ गया। तो यहाँ पे डाल देंगे टू नेट प्रॉफिट 29,260, क्लोज करेंगे टोटल से 46,090 46,090, ये हो गया। अब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन
31 मार्च 2017। ठीक, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक, सबसे पहले अब कैपिटल ले लेते हैं। कैपिटल कितनी है? 78,000। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 29,260, तो ये कितना आ जाएगा? 260, 17 1 कैरी 9 10। ड्राइंग है, ड्राइंग है तो लेस कर देंगे। ड्राइंग कितना है? 5,600। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर पूरा क्वेश्चन देखना पड़ जाएगा। और ये प्लस करना था 78,000 प्लस 29,260 सही है, माइनस 5600, ये अपना आ रहा है 101,660। ठीक है, अब अपन लाइबिलिटीज़ में ले लेते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं? 16,000। बस इतना ही अमाउंट आएगा। अब एसेट्स में देखते हैं क्या क्या है। बिल्डिंग आएगा अपना 62,000 से, बिल्डिंग के बाद डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 24,000 के। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अपना आएगा 13,160। फर्नीचर आएगा, फर्नीचर में अपना 8,500। बस इतने ही आइटम सब टोटल करके देखते हैं अपन दोनों साइड का। तो इसमें प्लस करते हैं 16,000, तो 1,17,660 आना चाहिए। तो इधर का तो टोटल आ रहा है 1,17,660। अब इधर का चेक कर लेते हैं। 62,000 प्लस 24,000 प्लस 13,160 प्लस 8,500 आ रहा है 107,660। ओ क्लोजिंग स्टॉक भी लेना है ना, 10,000 की शॉर्टेज आ रही है, तो टू क्लोजिंग। और देखो ये लास्ट में अक्सर छूट जाता है क्योंकि ये नीचे अलग से लिख देते हैं, इसलिए तो क्लोजिंग स्टॉक भी लेंगे। 10,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ गया अपना क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये अपना बैलेंस शीट बन गया। ये पूरा क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। ओके, तो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिंपल हैं, आप बना के देखना। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है।